जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है जंगल और जंगली जीव किस के संसाधन के बारे में। तो बहुत ईजी चैप्टर रहने वाला है, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो इससे पहला वाला चैप्टर यानी कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर को मैंने पूरा डिटेल के साथ समझाया है और हर एक पॉइंट को लेकर के एक एक वीडियो बना रखा है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं, जिससे कि आपको उस चैप्टर से हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे और ईजी लैंग्वेज में समझाया गया। अब आते हैं आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर पर बात करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला पॉइंट है जैव विविधता। देखिए, इस चैप्टर को सिर्फ मैं दो भागों में बनाने वाला हूँ, एक तो पूरा एक्सप्लेनेशन और दूसरा आएगा एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, उनको किस तरीके से सॉल्व करना, उनका आंसर मैं समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बात करते हैं हम जैव विविधता के बारे में। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक परितंत्र जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, कि विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। मतलब कि एक देखिए एनवायरनमेंट है, एक जगह है, उस जगह में आपके क्या है सभी प्रकार की जीव जंतु सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो वो सभी मिला करके क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसी जो अलग अलग प्रकार के जो जीव रहते हैं तो वो विविधता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे जीव हैं, उससे विविधता उत्पन्न, इसको विविधता कहते हैं। और क्योंकि वो जीवों की विविधता है इसीलिए उसको जैव विविधता कहेंगे। बहुत आसान है, आसान शब्दों में इसका परिभाषा देख लीजिए। जब किसी स्थान पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसी स्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक जंगल में शेर, हाथी, सांप, पेड़, घास, पक्षी, ये सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। मतलब कि इन सभी को पारस्परिक रूप से जोड़ने पर ही बनते हैं। मतलब कि अगर कहीं पर सिर्फ एक चीज़ है तो वो जैव विविधता तो नहीं है। अगर कहीं पर बहुत सारे लगभग हर एक प्रकार के जीव जंतु सूक्ष्म जीव है तो वो तो जैव विविधता का निर्माण करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जैव विविधता क्यों जरूरी है। जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों जरूरी है इसको समझिए। देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति में संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं होगा तो इस दुनिया में जीवन संभव ही नहीं है। तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरा है, जैव विविधता के कारण हमें खाद्य पदार्थ यानी कि खाने के लिए चीज़ें, दवाइयाँ, कपड़े, लकड़ी आदि इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। चौथा है, जलवायु को संतुलित करती है। जैव विविधता जलवायु को संतुलित करती है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट का कि जैव विविधता की रक्षा हम कैसे करेंगे। अगर जैव विविधता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा, अब इसकी रक्षा भी करना हमारा फ़र्ज है। तो किस तरीके से रक्षा करिएगा, इसके उपाय बताइए। देखिए, वन्य जीवों का शिकार पर रोक लगा दिया जाए। देखिए, वन्य जीवों का शिकार बहुत तरीके से किया जाता है। गेंडा का सींग के लिए किया जाता है, हिरणों के सींग के लिए, चमड़े के लिए बहुत तरीके से इलीगली शिकार किया जाता है, तो उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना चाहिए। उसके बाद लोगों को जागरूक करना चाहिए जैव विविधता के बारे में। उसके बाद आपका वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि आपका जैव विविधता में वृद्धि होगी। कचरा और प्रदूषण नियंत्रित किया जाए। कचरा और प्रदूषण प्रकृति को बहुत ज़्यादा दूषित करती है। अगर प्रकृति दूषित हो रही है तो मतलब समझिए पूरा जैव विविधता ही दूषित हो रही है, प्रभावित हो रही है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का, वनस्पति यानी कि ये क्या होती है। वनस्पति का परिभाषा समझिए। देखिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास को आदि को मिला करके वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे हो गया, घास हो गया, और क्या कहते हैं आपके झाड़ियाँ। इन चीज़ों को मतलब कि जो जीव नहीं है, जीव तो ओबियसली जीव है, बट वो क्या कि पेड़ पौधे, जंगल, बेसिकली जंगल को क्या कहते हैं आपका, वनस्पति कहते हैं, सिंपल शब्दों में।
अब देखिए जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, चाहे जंगल हो या फिर मैदान हो, वनस्पति है, वो सब मिलकर वनस्पति कहलाते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित या फिर दोनों हो सकती है। वनस्पति प्राकृतिक भी हो सकती है और लोगों द्वारा, इंसानों द्वारा बनाई या भी जा सकता है। अब देखिए स्वदेशी वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, उनकी प्रजाति। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए साल, शीशम, ठीक, सागवान या फिर नीम, पीपल, बरगद, बबूल, आम, ये सभी क्या भारत का स्वदेशी वनस्पति है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट का, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र जिसमें जीवित और निर्जीव चीज़ें एक दूसरे के से जुड़ी होती है और मिलकर एक संतुलन बनाती है, उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर जीवित और निर्जीव ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होती है, इसी वजह से क्या कहते हैं, एक संतुलन बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होंगे या फिर अजैविक घटक होंगे। मतलब कि वो या तो जीवित चीज़ें होंगी या फिर अजीवित चीज़ें होंगी। अब उदाहरण देख लीजिए, जीवित चीज़ों में पेड़ हो गया, शेर, हिरण, पक्षी, ये सभी क्या है, जीवित चीज़ें। इसी तरीके से बहुत सारे और भी होते हैं। अजैविक घटक में धूप, पानी, मिट्टी, हवा, ये सभी क्या अजैविक घटक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्यों जरूरी होती है। देखिए जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो पारिस्थितिक तंत्र होना ही पड़ेगा। संतुलन बनाए रखना, अगर मान लीजिए एक इस जंगल में सिर्फ ये शेर बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये शेर खाएगा क्या, इसका तो जीवन बर्बाद है। तो जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र जरूरी है। अब बात है दूसरा पॉइंट, वन्य जीवों का संरक्षण करता है पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद जलवायु को नियंत्रित करता है, भोजन श्रृंखला को चलाता है और प्रकृति को स्थिर बनाए रखता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, वन्य जीव, जो जानवर जंगल में अपने तरीके से रहते हैं, इंसान की मदद के बिना, उन्हें क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। मतलब कि इंसान के मदद के बिना जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। अब शेर जंगल में रहते हैं, इंसान की मदद की ज़रूरत है उसको, नहीं है। हाथी हो गया, हिरण, सांप, चील, ये सभी क्या आपका वन्य जीव है। पालतू जीव, जो इंसान पालते हैं, जिनको जीवन जीने के लिए इंसानों की मदद लेने की आदत पड़ चुकी है। मतलब कि पुराने समय में उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन अब ज़रूरत है, तो वो क्या है, पालतू जानवर है। वन्य जीव आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फ्लोरा और फौना, दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, और पशु जगत यानी जीव जंतु जो भी हैं उनको क्या कहते हैं, फौना कहा जाता है। इसको ज्योग्राफी के भाषा में इसको वनस्पति जगत को, वनस्पतियों को फ्लोरा कहा जाता है और पशुओं को फौना कहा जाता है। इजीली किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली भी सभी प्राकृतिक पौधों की प्रजातियों को फ्लोरा कहते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि। पशु जगत किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को फौना कहते हैं। उदाहरण के लिए बाघ, हाथी, हिरण, चील, सांप, मक्खी आदि। अब इस पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, या फिर कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। बेसिकली बहुत सारे प्रकार के जीव हैं जिनकी संख्या बहुत, तो संख्या के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य यानी कि नॉर्मल, ऐसी प्रजातियां जो सामान्य रूप से पाई जाती हैं, मतलब कि जिनकी संख्या नॉर्मल है उनको क्या कहते हैं, सामान्य प्रजातियां कहते हैं। जिनकी संख्या स्थिर है जैसे कि गाय, भेड़, बिल्ली, ये सभी क्या सामान्य प्रजातियां हैं। अति संकटग्रस्त मतलब कि जिन पर बहुत ज़्यादा संकट है, जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है और विलुप्त होने की खतरा इन पर है, तो उनको अति संकटग्रस्त जीव कहा जाएगा। बाघ, गिद्ध, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड। संकटग्रस्त मतलब कि जो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, अभी हुई नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकती है, उनको संकटग्रस्त
प्रजातियां कहा जाता है। यदि उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो वो विलुप्त हो सकती हैं। कस्तूरी मृग, हाथी, ये सभी क्या है, संकटग्रस्त जीवों में है। दुर्लभ यानी कि रेयर, जो बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम है, जो बहुत कम स्थानों पर पाई जाती हैं और संख्या में बहुत कम है, तो उनको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहा जाता है। जैसे हिमालयन नीला भेड़ बहुत कम संख्या में पाई जाती है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दुर्लभ कहा जाता है। विलुप्त यानी कि वो जो अब पूरी तरीके से इस दुनिया में से समाप्त हो चुकी है, उनको विलुप्त जीव कहेंगे। जीवित जिनका अस्तित्व अब इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि चीता, भारत में अब चीता नहीं है, तो चीता भारत के लिए विलुप्त हो चुका है, बट तो ये तो अभी भारत में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह दूसरे देशों में है। उसी तरीके से डायनासोर्स अभी तो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अप्राप्य मतलब कि जो केवल किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको अप्राप्य भाग में रखा गया है। ऐसे जीव जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उनको अप्राप्य जीव कहा जाता है। जैसे कि निकोबार कबूतर हो गया, ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। कांगड़ा चूहा जो है, ये कांगड़ा में ही पाया जाता है। तो ये सभी क्या है, आपका अप्राप्य जीव है। देखिए, वनस्पति और प्रजातियों के ह्रास यानी कि उनकी संख्या घट रही है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो आप लोग सिंपली ये सोचिए कि अगर पेड़ों की संख्या, जंगलों की संख्या घट रही है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या क्या होंगे। देखिए, पेड़ों की कटाई हो रही है, सिंपल सा है, पेड़ों को काट रहे हैं तो उनकी तो संख्या घटेगी। दूसरा यह है कि पेड़ों को काट रहे हैं आप खेती करने के लिए, मतलब कि खेती करने के लिए जगह नहीं है, तो पेड़ों को काट दिया आपने, अब उस जगह में आप खेती करेंगे। तीसरा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, मतलब पेड़ों को काट करके आप शहर बसा रहे हैं, उद्योग बैठा रहे हैं, तो क्या शहरीकरण, औद्योगिकरण की वजह से। वनाग्नि मतलब कि पेड़ों, जंगलों में आग लगने की वजह से भी बहुत सारे पेड़ मर जाते हैं, जंगल बर्बाद हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। शिकार और तस्करी यानी कि जंगली जीवों और पेड़ पौधों को तस्करी की जाती है ताकि उनको बेचा जा सके, तो ये भी एक कारण है। और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट की वजह से तो होता ही है। अवसंरचना विकास के वजह से, मतलब कि बांध संरचना, सड़क, रेलवे, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी पेड़ काटी जाती है। प्रदूषण की वजह से तो सब कुछ प्रभावित होती है, मनुष्य जीवन भी होती है, तो जंगल क्या चीज़ है। बेसिकली जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों की ज़मीन को खेती में बदल दिया जा रहा है, सड़कों, बेसिकली आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चिपको आंदोलन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझिए कि चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण जन आंदोलन था, मतलब कि लोगों के द्वारा ही किया गया था चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में के मंडल गांव में हुई थी। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने और चंडी प्रसाद भट्ट और जैसे पर्यावरण प्रेमियों ने की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से रोका जा सके, पर्यावरण की रक्षा करना था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गांव की जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को कटने से बचा रही थी, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने कई क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तो चिपको आंदोलन एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ, मंडल गांव से। नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना। विशेषता महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही थी और परिणाम सरकार ने कई क्षेत्रों में इस आंदोलन के बाद पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों का रक्षा करना, उन्हें संरक्षित करना। मतलब कि बाघों पर ध्यान दिया गया, इसीलिए इसको प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। कब शुरू किया गया? 1973 में किया गया। और इसमें किन किन बातों में ध्यान दिया था? भारत में जो बाघों की संख्या तेज़ी से घट रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए कुछ
टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने लिस्ट दे दिया है कि भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन से हैं। अब हम बात करते हैं अगले बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए, जनजातीय समाज प्राचीन काल से ही पेड़ों और प्रकृति का पूजा करता आ रहा है। आप लोग देखिए, जनजातीय हो, अभी भी आप लोग कई इलाकों में गांव में जाइएगा तो जो अलग अलग जगह में अलग अलग पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, जीवों की पूजा की जाती है। तो प्राचीन काल से ही जो है पेड़ पौधों और वन प्रकृति की जो पूजा की जाती है जनजातियों के द्वारा। अभी तो मॉडर्न ज़माना हो गया तो लोग शहरों में जा रहे हैं तो इन चीज़ों को भूल रहे हैं, लेकिन पहले की जाती थी और अभी आप गाँव में जाइएगा तो गाँव में भी की जाती है। वे मानते हैं कि प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। जनजातियाँ जो है वो मानते हैं कि प्रकृति में के हर रूप का रक्षा करना उनका कर्तव्य है, उनका काम है। कई वनों को पवित्र माना गया है और इन्हें देवताओं का वन कहा जाता है, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद, महुआ, साल जैसे विशेष वृक्षों की पूजा की जाती है। इनकी को बहुत महत्वता दी जाती है। इन पवित्र वनों में लोग ना तो पेड़ काटते हैं और ना ही दूसरे को काटने देते हैं। यहाँ यह संरक्षण कानूनों की बजाय सामाजिक विश्वासों और परंपराओं के कारण होता है। मतलब कि यहाँ पर जो इन भावनाओं की वजह से जो जंगलों का संरक्षण होता है तो ये किस लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना कि उनका जो विश्वास है, सामाजिक विश्वास है, परंपरा है, उसकी वजह से जंगलों का रक्षा हो रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये एक कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, जैसे कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और साल के पेड़ों की पूजा करती है। मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो है वो किसकी पूजा करती है? महुआ और साल की। उसी तरीके से ओडिशा, बिहार की जनजातियाँ शादी जैसे अवसरों में बेल और आम के पेड़ों की पूजा करती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे इधर तो पीपल के पेड़ों का भी पूजा किया जाता है। पीपल और वटवृक्ष को देवतुल्य माना जाता है और इनका पूजन भी किया जाता है। कई मंदिरों के आसपास पुराने और पवित्र वृक्ष देखे जा सकते हैं। राजस्थान के विश्नोई समाज काले हिरण, उखड़ते पेड़ और पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन नाम समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है। बीज को ही बचाओ। देखिए, एक ग्रामीण और किसान आंदोलन है। कौन एक ग्रामीण और किसान आंदोलन है? बीज बचाओ आंदोलन जो है एक ग्रामीण और किसान आंदोलन है। मतलब कि ये गांव में ये आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? किसानों के द्वारा। किसानों ने ये आंदोलन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक और पारंपरिक बीजों को संरक्षित करना और बीजों को विदेशी या फिर कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा नियंत्रित होने से बचाना। देखिए, पारंपरिक तरीके से पारंपरिक बीजों को संरक्षित करना, और जो अभी औद्योगिकीकरण की वजह से अब बाहरी कंपनियां आ रही है, अलग अलग तरीके से अधिक उत्पादन की वजह से रिसर्च करने के बाद नए बीज बना रही है, तो उससे बचाना, उसको नियंत्रण होने से बचाने के लिए यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, और ताकि वे अपनी पारंपरिक खेती और बीजों को बचा सके। अब बात करेंगे हम बीज बचाओ आंदोलन के मुख्य बिंदु के बारे में। देखिए, यह आंदोलन किसानों को उनकी खुद की पारंपरिक और स्थानीय बीजों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। बीजों की पैतृक विविधता और स्थानीय किस्मों को बेचना इसका मुख्य लक्ष्य है। यह आंदोलन किसानों को महंगे और जीन से बदले हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि बीज जो आते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन अधिक होती है या फिर अलग अलग चीज़ें प्रभावित होती है। बीजों पर निर्भर होने से रोकता है। बीजों के खुले स्रोत और किसानों की स्वायत्तता पर जोर देता है। किसानों की आर्थिक आज़ादी और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह आंदोलन महत्वपूर्ण माना जाता है ही महत्वपूर्ण। और भारत में कई किसान संगठनों ने पर्यावरण कर्तव्यों को ने इसे आंदोलन का समर्थन भी किया है। आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को डिटेल में समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।